एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैनिंग काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए अपने रूम में एक चेयर पर बैठा हुआ था और सामने टेबल पर वही स्टोन पड़ा हुआ था। इसे देखते हुए न्यान मन में सोचता है, क्या मुझे अपने लिए एक बोल राइस बनाना चाहिए, वही राइस जो लास्ट टाइम ग्रैंडमा हवाई मेरे लिए लेकर आई थी। वैसे वो राइस देखने में तो काफ़ी अजीब थे, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा था और उन राइस को खाने के बाद मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हुआ था। इसके बाद वो सैड होते हुए अपने फेस को झुका लेता है और बोलता है, छोड़ो इसे, मुझे भूख नहीं लगी। इसके बाद वो उस शेल को पकड़ते हुए बोलता है, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे अपनी पॉकेट में कब रखा था। इसके बाद वो डायू के बारे में सोचता है कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और मेरे काफ़ी क्लोज होने का ट्राई करते हैं। मैं भी उन्हें उसी तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। मुझे ये कभी भी नहीं लगा था कि मैं सेल्फिश बन रहा हूँ। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है, जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं क्या करूँगा। इसके बाद वो सोचता है, मैंने सच में चीज़ों को मेस्ड अप कर दिया है और अब मैं खुद को रोकना चाहता हूँ। इतने में चैनलिंग को कहीं से आवाज़ सुनाई देती है कि वो पर्सन कौन है, जिसे सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचते हुए बोलता है 15 और फिर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अभी अभी मैंने 15 की आवाज़ सुनी है। इसके बाद वो जल्दी से घबराते हुए उठता है और बोलता है, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और मैं ड्रीम देख रहा हूँ, क्या मैं दोबारा से सो गया। ये बोलते हुए वो खुद को चूंटी काट कर देखता है कि क्या मैं सच में ड्रीम में हूँ। इसके बाद दोबारा से 15 की आवाज़ आती है कि तुम जाग रहे हो और तुम ड्रीम नहीं देख रहे। जिस पर चैनलिंग हैरान होते हुए बोलता है, 15 तुम कहाँ हो, क्या तुम मेरे माइंड से बाहर निकल आए हो। जिस पर 15 बोलता है, मैं अभी भी तुम्हारे माइंड में ही हूँ। जिसे सुनकर तो चैनली को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हमारा फोक्स दोबारा से बोलता है, अगर मैं तुम्हें ठीक से बताऊं तो मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस में हूँ। तुम मुझे सुन सकते हो मगर तुम मुझे देख नहीं सकते। ऐसा लगता है कि उन इवल से छुटकारा पाने के बाद भी हम दोनों के दरमियान कोई तो कनेक्शन है। मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस के जरिए बाहर की दुनिया को देख सकता हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए बाहर की चीज़ों को देख सकता हूँ। जिसे सुनकर चैनिंग बोलता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने नॉर्मल टाइम में भी तुमसे बात कर सकता हूँ। अब मुझे तुमसे बात करने के लिए अपने ड्रीम में जाने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। जिसे सुनकर हमारा फोक्स बोलता है, शायद, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कनेक्शन कितनी देर तक रहने वाला है। जिसे सुनने के बाद न्यान अपने सर पर हाथ रखता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम वो सब कुछ देख सकते हो जो भी मैं देखूंगा। हम देख पाते हैं कि चैनलिंग ये सब बोलते हुए ब्लश करने लगा था। इसके बाद वो दोबारा से बोलता है, आगे से हमारे बीच कोई सीक्रेट और प्राइवेसी नहीं रहने वाली। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों से अपने एयर्स को कवर करता है। हम देखते हैं कि उसके एयर्स भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहे थे। जिसे सुनकर हमारा फॉक्स बोलता है, डोंट वरी, जब मैं अवॉइड करना चाहूँगा तब मैं तुम्हें अवॉइड कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम अभी यंग बॉय हो। इसके बाद फॉक्स अपनी कॉन्शियसनेस में चैनलिंग के सामने बैठ जाता है और अपने फेस पर हाथ रखते हुए बोलता है, वैसे तुमने मुझे आंसर नहीं दिया, वो ब्लैक हेयर वाला पर्सन कौन है। इसके बाद फॉक्स थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, जब मैंने पहली दफ़ा बाहर देखा तो मैंने देख लिया था कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, मगर इससे पहले कि मैं तुम दोनों को ठीक से सुन पाता तुम वहाँ से पैनिक करते हुए भाग गए। इसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोलता है, वेट, क्या उसने तुम्हें बुली किया। जिसे सुनकर चैनलिंग घबराते हुए अपने फेस को ना में हिलाता है और बोलता है, नहीं, सीनियर तो अच्छे पर्सन है। इसके बाद वो सैड होते हुए मन में सोचता है, उन्होंने मेरे कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया, वैसे ये बुली करना तो नहीं है। इसके बाद चैनलिंग आहिस्ता से बोलता है, वो उन लोगों में से हैं जिन्हें मैं लाइक करता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर फोक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए चैनलिंग की तरफ देखने लगता है। इसके बाद चैनलिंग अपने फेस को अपनी आर्म्स में कवर करते हुए बोलता है, मगर उन्होंने मेरे कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कितनी शर्म की बात है ना। चैनलिंग की ये बात सुनकर फोक्स को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, अब से तुम भी उसे इग्नोर करोगे। इसके बाद फोक्स खड़ा होता है और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो जो कि एक ग्रेट एशियन डीमन फोक्स को जानता है। हमारे फोक्स की ये बात सुनकर तो चैनलिंग काफ़ी बुरी तरह से रोने लगता है। जिस पर फोक्स उसे कंसोल करते हुए बोलता है, इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद को चेयर अप करो। जिसे सुनकर चैनलिंग रोते हुए बोलता है, अगर ये इतना ज़्यादा ईजी होता तो मैं पहले ही उन्हें जाने देता, मगर मैं उन्हें लाइक करता हूँ। जिस पर फोक्स बोलता है, अगर ऐसी बात है तो उन्हें लाइक मत करो। इसके बाद फोक्स अपने हाथ को चैनलिंग की तरफ बढ़ाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है,
अगर उन्हें लाइक करने से तुम्हें अनहैप्पी फील होता है तो उन्हें लाइक करना बंद कर दो। हमारे फॉक्स की ऐसी बातें सुनने के बाद चैनलिंग थोड़ा शांत हो जाता है और रोना बंद कर देता है। इसके बाद फॉक्स काफ़ी अजीब सा फेस बनाते हुए मन में सोचता है, वैसे ये लाइक करना इसका मतलब क्या है। ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसके बाद वो डायू के फेस को याद करते हुए मन में सोचता है, ह्यूमन इमोशन तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ब्लैक हेयर वाला गाय काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। वैसे भी मैंने उसे अभी भी देखा है, मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कार्ड लिए किसी घर के सामने खड़ा था। उस पर्सन के हेयर ब्लॉन्ड थे और उसकी आइज ब्लू थी। उस घर को देखते हुए वो पर्सन सोचता है, डायमंड तो दूसरे ह्यूमन के सामने नॉर्मल एक्ट कर सकता है, वैसे वो दूसरे ह्यूमन से थोड़ा परफेक्ट है। हम देखते हैं कि डायू भी अपने घर की विंडो से उसी पर्सन को देख रहा था, मगर उस पर्सन को डायू नजर नहीं आता। वो पर्सन कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है और फिर वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आज ही बाहर निकल सकता हूँ। ये बोलते हुए वो पर्सन चलते हुए अपने जूतों को उतारने लगता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ उस पर्सन की जगह एक स्नेक था। उस पर्सन ने खुद को एक स्नेक में चेंज कर लिया था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जंगल में काफ़ी ज़्यादा जानवरों की हड्डियाँ एक जगह पर पड़ी हुई थी और वो स्नेक भी उनके पास ही था। इसके बाद हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी खूबसूरत सा सीन था और दो बर्ड्स एक पेड़ के ऊपर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बर्ड बोलता है, बहुत अच्छा हुआ ना कि मास्टर युनशु ने उस बड़े से डेविल को किल कर दिया और अब हम फ्यूचर में अच्छी सी लाइफ गुजार सकते हैं। जिस पर दूसरा बर्ड काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वो एक स्नेक को देखते हुए बोलता है, हे क्या तुम्हें लगता है कि ये स्नेक मरने वाला है? इसे देखकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसे सुनकर पहले वाला बर्ड चिल्लाते हुए बोलता है, स्नेक ये तो हमारा एनिमी है। जरा सोचो, इसने हमारे कितने ज्यादा फ्रेंड्स को खाया होगा। ये इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस पर सिंपैथी दिखाएं। जिनकी ये बात सुनकर स्नेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है, ये कितना ज्यादा लाउड है। अगर मैं इतना वीक ना होता तो मैं कब से इन्हें खा चुका होता। इतने में कोई पर्सन स्नेक के सामने कुछ बेरीज को रखता है और बोलता है, हे इन्हें खा लो। जिस पर स्नेक वियर्ड सा फेस बनाते हुए कुछ देर सोचने लगता है। इसके बाद वो उस पर्सन को देखने के लिए अपने फेस को ऊपर करता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन तो स्नेक के सर पर अपनी फिंगर रखते हुए बोलता है, ये अच्छा होगा कि तुम कुछ खा लो। इसके बाद हम उस पर्सन का फेस देखते हैं जो कि वही सिल्वर हेयर वाला पर्सन था। वो स्माइल करते हुए स्नेक से बोलता है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तुम तो बहुत ज़्यादा पिकी हो रहे हो। ये बोलते हुए वो स्नेक को उठा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां इस वक्त रात थी। सिल्वर हेयर वाला पर्सन एक लेक में खड़ा अपने क्लोथ्स को उतार रहा था। इसके बाद वो हमें बताता है लेजेंडरी गॉड जो कि अपने छोटे से हिस्से से भी खुद को रिकार्नेट कर सकते हैं, मगर इस वक्त उनकी सिर्फ एक ही बोन बाकी बची है जो कि इस लेक की गहराई में कहीं पर छुपी हुई है। चाहे थोड़ी सी भी होप हो, मगर फिर भी मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे 15 को इस वर्ल्ड में दोबारा वापस लाना है। मैं गिव अप नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो उस लेक में छलांग लगा देता है। इसके बाद हमें बताता है कि ऐसा करने से ही मुझे छुटकारा मिलेगा। हम देख पाते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मरमैन में चेंज हो चुका था। मरमैन में चेंज होने के बाद वो उस लेक में सर्च करने लगता है। इतने में वही स्नेक उसे बुलाते हुए उसके पास आ जाता है और अपनी टेल से उसकी टेल को रैप कर लेता है, जिसे सुनकर गैंगजू हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ब्लैक स्नेक। स्नेक तो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था और मन में सोचता है, क्या इसे मैं याद नहीं हूँ? इसके बाद वो स्नेक खुद को गैंगजू की बॉडी के गिर्द रैप करते हुए उसके फेस के बिल्कुल करीब आ जाता है, जिसके ऐसा करने की वजह से गैंगजू थोड़ा हैरान होता है, मगर वो स्नेक तो अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसके नेक पर बाइट कर लेता है, जिसके ऐसा करने की वजह से गैंगजू को काफी ज्यादा पेन फील होता है और वो अपनी बॉडी का बैलेंस लूज कर देता है। अपनी ऐसी हालत को देखकर गैंगजू उसकी तरफ देखता है और सोचता है, इस स्नेक का पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? ऐसा लगता है कि ये स्नेक बहुत पुराना है। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए स्नेक को गर्दन से पकड़ लेता है और काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? जिस पर वो स्नेक हंसते हुए बोलता है, गोल्डन स्प्रिंग स्पिरिट गैंगजू। ये बोलते हुए वो गैंगजू की बॉडी को अपनी टेल में जोर से जकड़ लेता है और बोलता है, मैं सिर्फ यही नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुझे ये भी पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। स्नेक के उसे इतना जोर से जकड़ने की वजह से गैंगजू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, पर स्नेक अपनी पकड़ और भी ज्यादा टाइट कर लेता है और बोलता है, क्या तुम इस जंगल में एशियन गॉड नुआन का आखिरी हिस्सा ढूंढ रहे हो जो कि काफी देर पहले खो चुका था?
जो अपने जिस्म के छोटे से हिस्से या किसी हड्डी के साथ भी दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। ये बोलते हुए स्नेक अपने सर को गैंग्जू के शोल्डर पर रख देता है, जिस पर गैंग्जू बोलता है, तुम कौन हो? इतने में वो स्नेक अपने साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसका फेस एक इवल के फेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से गैंग्जू के फेस को पकड़ लेता है और अपनी टेल को गैंग्जू की टेल के गिर्द पूरी तरह से रैप कर देता है, जिसे देखकर गैंग्जू बोलता है, मुझे जाने दो। मगर हम देखते हैं कि वो इवल तो गैंग्जू को हक कर लेता है और बोलता है, अगर तुम इसी तरह से ही एमलेसली सर्च करते रहोगे तो अगले 1000 सालों तक भी तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। पर मैं जानता हूँ उसे कहाँ दफनाया गया है, उसके प्रिजर्वेशन करने का मेथड और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसे यूज़ कैसे करना है। जिस पर गैंग्जू हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये तुम हो? और मन में सोचता है, इम्पॉसिबल, मास्टर युनशु ने तो इसे काफ़ी देर पहले ही किल कर दिया था। क्या ये कोई हेल्यूसिनेशन है? क्या स्नेक का जहर भी एक हेल्यूसिनेशन था? इसके बाद वो दोबारा से उससे अलग होने का ट्राई करने लगता है। हम देखते हैं कि वो इवल तो गैंग्जू की ये बात सुनकर क्रीपी वे में स्माइल करने लगता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ एक डील करो। मगर गैंग्जू तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और कंटिन्यूसली खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। इसके बाद वो इवल गैंग्जू के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करता है और क्रीपी वे में बोलता है, क्या तुम उस बोन को लेना नहीं चाहते? वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अगर वो लास्ट बोन भी डस्ट में कन्वर्ट हो गई तो तुम्हारा उसे ढूंढना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जिसकी ये बात सुनकर गैंग्जू थोड़ा शांत हो जाता है और मन में 15 के बारे में सोचने लगता है और अब वो छूटने के लिए स्ट्रगल करना बंद कर देता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है, जिसके ऐसा करने की वजह से वो इवल बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मान चुके हो। इसके बाद वो इवल पूरी तरह से गैंग्जू को अपने करीब करते हुए उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और वो किस करते हुए बोलता है, हमारी डील पक्की हुई। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करते जाएं और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।